यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं फिजिक्स की यूनिट नंबर 15 को। जैसे कि इससे पहले हमने यूनिट नंबर 15 को स्टार्ट कर दिया था। उसका जो बेसिक अपना सेक्शन 1 है, मतलब बेसिक जो होता है यूनिट 15 का इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो अपन ने डिस्कस कर लिया। आज हम लोग इसका सेकेंड क्लास यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे कि यदि अपन सिलेबस को देखें तो आपका फिजिक्स का यूनिट नंबर 15 है इलेक्ट्रॉनिकी एंड विकिरण का द्वैत व्यवहार, यानी कि ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, लाइट का जो व्यवहार होगा, प्लस इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की सारी चीज़ें आ जाएगी। जैसे आपका पीएन जंक्शन डायोड है, एलईडी डायोड हो गया, जेनर डायोड हो गया, वो सारी चीज़ें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अपन को डिस्कस करनी है। तो अपन ने जब इस सेशन की शुरुआत करी थी, इसका क्लास 1 ऑलरेडी हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है, आप आराम से इस सेशन के बाद जाकर उसको विजिट कर लीजिएगा। उसमें अपन ने बिल्कुल बेसिक पढ़ा था, चालक, कुचालक और अर्धचालक क्या होता है ना। अपने बेसिक कंसेप्ट क्लास 6-7 के अपन ने क्लियर कर लिए। उसके बाद अपन ने एनर्जी बैंड डिस्कस किए, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फॉरबिडन गैप, है ना। वो सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस करके उस टॉपिक को ही खत्म कर दिया। फिर अपन ने शुद्ध और अशुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये पूरा डिस्कस किया, डिफरेंस भी समझ लिया था। फिर हमने बेसिक पढ़ा था एन टाइप और पी टाइप के अर्धचालक का। ठीक है, ये 3 टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो गए थे। आज अपन को क्या पढ़ना है, इसको अपन थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे, थोड़ी सी नई चीज़ें अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। किसके अंदर, एन टाइप और पी टाइप के अंदर। ठीक है, ये पढ़ते हुए आज अपन पूरा कंप्लीट कर लेंगे पीएन जंक्शन डायोड को, पीएन संधि डायोड को, क्योंकि पूरा का पूरा एन टाइप और पी टाइप का ही कॉम्बिनेशन है ये। तो आज पूरा अपना जंक्शन डायोड कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका जंक्शन डायोड कंप्लीट होगा, हम स्टार्ट कर देंगे जेनर डायोड को। ठीक है, अब जेनर डायोड क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड से ही कनेक्टेड है, तो आपका जो मेन इस सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में देखूँ तो आपका जेनर डायोड है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इन्वेंशन आप इस चीज़ को कह सकते हो। ठीक है, तो जेनर डायोड में भी कई सारी चीज़ें होती है, इसके एप्लीकेशंस हो गए, एवलोंच ब्रेकडाउन क्या होता है, रिवर्स ब्रेकडाउन, बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने आप में पूरा बहुत बड़ा टॉपिक आप इसको कह सकते हो। तो आज जेनर डायोड का फर्स्ट पार्ट या जेनर डायोड का बेसिक जो होगा वो आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आज अपन यहाँ तक कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट बड़ी है, यहाँ से आप समझोगे तो एक नई यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, लॉजिकल गेट्स वगैरह सब कुछ कंप्यूटर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये वाला अपने आप में एक अलग यूनिट लेकर जाएगा। ओके, सो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एन टाइप पी टाइप अर्धचालक को पढ़ते हैं, जंक्शन पढ़ लेते हैं और जेनर डायोड, और साथ ही अपना इसका एप्लीकेशन जो दृष्टिकारी की भांति रेक्टिफायर की तरह उपयोग किया जाता है, ये टॉपिक अपन आज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और लास्ट में देखो, सेशन के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप सारी चीज़ों को देखना। हो सकता है बीच में आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए, क्योंकि ये जंक्शन डायोड जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है शुरुआत में देखने में, लेकिन जब आप इसको 2 से 3 बार पढ़ोगे तो सबसे ईजीएस्ट टॉपिक इसी को माना जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, तो 2 से 3 बार अपन डिस्कस भी करेंगे, बीच बीच में अपन कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी यहाँ पर देखेंगे इन चीज़ों को लर्न करने की, और क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो भी अपन साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे। और बात की जाए कोर्सेज की, तो कंप्लीट कोर्स फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का आप सभी के लिए अवेलेबल है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, ओके, 1 सेकेंड। ठीक है, चलो ये अपना यूनिट है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, आपको ये चीज़ तो पता ही है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं। इंट्रिंसिक जो होते हैं आंतरिक, हमारे जो अर्धचालक होते हैं वो शुद्ध अर्धचालक होते हैं। बाह्य अर्धचालक अशुद्ध होंगे, मतलब कि उसमें क्या मिलाई जाएगी, इम्प्योरिटीज़ को यहाँ पर ऐड किया जाएगा। अब ये जो बाह्य अर्धचालक होते हैं ये एन टाइप के हो सकते हैं, पी टाइप के हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस टाइप की अशुद्धियाँ, किस टाइप की डॉपिंग आपने यहाँ पर कर रखी है। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर रखा है या फिर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर रखा है, यहाँ से आपको बाह्य अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिल जाते हैं। तो एक बार ये डिफरेंस आप देख लीजिए, आंतरिक अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक यहाँ पर होते हैं, बाह्य अर्धचालक अशुद्ध अर्धचालक यहाँ पर होते हैं। इलेक्ट्रॉन का घनत्व छिद्रों के घनत्व के बराबर होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है नंबर ऑफ होल्स के बराबर यहाँ पर होंगे, और इसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व छिद्रों के घनत्व के बराबर नहीं होगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल के कंपैरिजन में ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये अभी अपन पूरा डिस्कस कर लेंगे। इनकी चालकता काफ़ी कम होती है, इनकी चालकता अच्छी होती है। ये केवल टेम्परेचर पर निर्भर करते हैं, और ये टेम्परेचर के साथ साथ जो डॉपिंग की गई है, इम्प्योरिटीज़ जो ऐड की गई है उसके ऊपर भी ये निर्भर करेंगे। इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, इसमें ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया जाता है। तो अभी अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है और पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है।
अब आप ध्यान रखना, एन टाइप के सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड किया जाता है, मतलब जिसकी संयोजकता कितनी होगी, 5 है, जिसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे। तो इसमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्व जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये यहाँ पर मिलाए जाते हैं। मतलब एक सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ इम्प्योरिटीज यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा, जो करंट फ्लो होगा, वो किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा। हमेशा ध्यान रखना कि एन टाइप के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होते हैं, करंट जो फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो एन टाइप से आप क्या क्या याद रखोगे, करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स के कारण। कौन सी इम्प्योरिटीज ऐड की जाती है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज यहाँ पर ऐड करी जाती है। एन टाइप में बेसिकली मेन प्रवाह जो होगा वो किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। कौन कौन सी इम्प्योरिटीज ऐड की जाती है, फास्फोरस, आर्सेनिक आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, पहली चीज तो हमारी क्लियर हो गई। चलिए अब दूसरा टाइप देखते हैं, पी टाइप के सेमीकंडक्टर का। पी टाइप का सेमीकंडक्टर क्या कह रहा है कि इसमें 3 प्रकार के संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्व जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम मिलाए जाते हैं। अब पी टाइप में ना ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज होती है। अब P3 करके आप याद कर लो या N5 करके याद कर लो, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। आप जेनर डायोड तक भी जाओगे तब भी आपको ये चीज़ काम आएगी। तो इसमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन बोरॉन, एल्यूमिनियम होता है। इसमें विद्युत का मुख्य प्रवाह किसके कारण होता है, होल्स के कारण यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स की संख्या ज़्यादा होगी। तो जो करंट जो फ्लो होगा वो किसके कारण होगा, हमारा होल्स छिद्र के कारण यहाँ पर करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन निकला, शुद्ध अर्धचालक प्राकृतिक रूप से कम चालकता वाले होते हैं, लेकिन डोपिंग के माध्यम से इनकी चालकता को बढ़ाया जा सकता है ना, इनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। यही सिद्धांत ट्रांजिस्टर, डायोड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और डिटेल में देखो कि जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज होती है वो कैसी होती है। ठीक है, तो एन टाइप, पी टाइप से अपन एक बार फिर से इसी चीज को डिस्कस करते हैं, फिर डायोड के ऊपर चलेंगे। जब शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम हो गया, इसमें किसी अन्य अशुद्धियों को मिलाया गया तो चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार से हमने इसको 2 भागों में बांटा हुआ है, एन टाइप और पी टाइप। N5 मतलब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, जैसे फास्फोरस आप ले रहे हो तो इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 4 तो एक दूसरे के साथ क्या कर लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बना लेंगे, एक हमारा अकेला रह जाएगा। ठीक है, तो देखना, जब शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि मिलाए जाते हैं तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से करंट जो फ्लो होगा उसका कैरियर कौन हो जाएगा, कैरियर यहाँ पर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब इसकी कुछ विशेषता है, देखो बार बार हम लोग सेम चीज़ को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि जब आप पीएन जंक्शन डायोड को पढ़ो तब आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं हो, क्योंकि इसके भी आप 2 टाइप पढ़ोगे, फिर दूसरे टाइप के बहुत सारे सब टाइप्स होंगे, इसीलिए आपको कोई डाउट नहीं हो, इसीलिए बार बार हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। विशेषता क्या, इलेक्ट्रॉन वाहक हो गए, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन की डोपिंग यहाँ पर की जाती है। 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले अर्धचालक के साथ मिलकर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ये छोड़ते हैं, जैसे अभी अपन ने डायग्राम में देखा, जो उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है तो नंबर ऑफ होल्स की संख्या क्या हो जाएगी, कम यहाँ पर हो जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ होल्स से, किसके अंदर, एन टाइप के अंदर। ठीक है, इसमें करंट मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। कॉम्बिनेशन सिलिकॉन के साथ फास्फोरस मिला सकते हो, जर्मेनियम जो कि प्योर सेमीकंडक्टर है, इसमें आप आर्सेनिक की अशुद्धि मिला सकते हो, इसकी डोपिंग यहाँ पर कर सकते हो। ये एन टाइप आपका अब खत्म हो चुका है। अब देखो पी टाइप के अंदर, जब शुद्ध अर्धचालक में P3 होता है, जब शुद्ध अर्धचालक में किसी ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज को यहाँ पर ऐड किया जाता है, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम मिलाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की अगर कमी हो गई दैट मीन्स ये कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमेशा ध्यान रखना कि पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स की संख्या हमेशा ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ होल्स की संख्या हमेशा ज़्यादा होगी, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसमें जो डोपिंग करवाई जाती है वो ट्राईवेलेंट डोपिंग यहाँ पर करवाई जाती है। 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला डोपेंट 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले अर्धचालक के साथ मिलकर एक खाली स्थान छोड़ देता है। खाली स्थान छोड़ दिया मतलब एक छिद्र, मतलब एक होल वहाँ पर आ चुका है, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा कम होती है। करंट जो फ्लो होगा वो किसके कारण होगा, होल्स के कारण होगा। ठीक है, सिलिकॉन के साथ आप बोरॉन मिला लीजिए, जर्मेनियम के साथ आप एल्यूमिनियम को मिला लीजिए, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है,
इन शॉर्ट आप चाहें तो एक रिवीजन ले सकते हो कि डोपिंग जो होती है एन टाइप के अंदर पेंटावेलेंट होती है, पी टाइप के अंदर P3 ट्राईवेलेंट होती है। मुख्य आवेश वाहक कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी टाइप में होल्स होते हैं। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता बढ़ती है और छिद्र के कारण यहाँ पर चालकता बढ़ती है। ठीक है, करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, करंट का प्रवाह होल्स के कारण होता है। ट्रांजिस्टर, डायोड, माइक्रोचिप्स जो होते हैं वो सब एन टाइप के सेमीकंडक्टर से बनते हैं। तो आज आपको ये वाली चीज पढ़नी है ना, डायोड आपको पढ़ना है। ठीक है, और पीएन जंक्शन डायोड हो गए, सोलर सेल हो गए, ये सब पी टाइप के अर्धचालक से यहाँ पर बने हुए रहते हैं। इन शॉर्ट यदि आप देखें तो एन टाइप के जो अर्धचालक हो गए इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, पी टाइप के अर्धचालक में छिद्र अधिक होते हैं। इन दोनों का संयोजन करके ही हम लोग क्या बनाते हैं, पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पर बनाते हैं। और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जितने भी हो गए उन सब में इसी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी होती है, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। अर्धचालकों का उपयोग लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं सभी के सभी में सेमीकंडक्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। इनकी विश्वसनीयता, कॉम्पैक्टनेस मतलब कि बहुत छोटे से ये होते हैं तो इजीली आप कोई भी डिवाइस इससे बना सकते हो। कम लागत होती है और बिजली का नियंत्रित चालन उन्हें विभिन्न प्रकार के घटक और उपकरणों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने में किया जा सकता है। जैसे लाइक मोबाइल फोन हो गया, छोटा सा टॉय भी लेकर आ रहे हो तो उसमें भी ये चीज़ आपको लगी हुई मिल सकती है। ट्रांजिस्टर, डायोड, फोटो सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर, जो इंटीग्रेटेड चिप्स होती है, इन सभी में आपको सेमीकंडक्टर्स मिल जाएंगे। डेली लाइफ में आप जो यूज़ कर रहे हो जैसे कि टेम्परेचर सेंसर यहाँ पर हो गया, 3D प्रिंटिंग मशीन हो गई, माइक्रोचिप, स्वचालित कार हो गई, कैलकुलेटर, सोलर प्लेट, कंप्यूटर, है ना, इन सभी में जो है आपको ये सारी चीज़ें अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स जो है ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, औद्योगिक मतलब A to Z हर जगह आप सेमीकंडक्टर देख सकते हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ में आपको सेमीकंडक्टर का यूज़ दिख जाएगा। ठीक है, फ्यूचर भी अभी इन्हीं का है। देखो इनका इंपॉर्टेंस क्या है ये आप देख सकते हो। अपने छोटे आकार के कारण इनका साइज काफ़ी स्मॉल होता है। ठीक है, अत्यधिक पोर्टेबल है, आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। कम इनपुट शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। अर्धचालक उपकरण आघात रोधी भी होते हैं, एकदम टूट फूट नहीं होती है। लाइफ लॉन्ग लंबे समय तक ये चलते हैं, शोर मुक्त होते हैं, इनसे किसी भी प्रकार का नॉइस वगैरह नहीं होता है। तो ये खत्म हो गया आपका पीएन, अपना जो बेसिक पी और एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। अब इन दोनों को मिलाकर एक जंक्शन बनाया जाता है। जंक्शन बेसिकली आपने नॉर्मल सुना होगा कि ये स्टेशन, ये जंक्शन है, तो जहाँ पर कई सारी ट्रेनें आकर मिलती है वो अपना जंक्शन हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर भी जब पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है तो उसे क्या कहा जाता है, पीएन जंक्शन यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, एक बार आप इसको पढ़ो फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप इसको देखिए फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो क्या लिखा गया है, जब पी टाइप तथा एन टाइप का अर्धचालक, ये पी टाइप का अर्धचालक हो गया क्योंकि पी टाइप के अर्धचालक में होल्स होते हैं। ठीक है, एन टाइप के अर्धचालक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होते हैं। ये एम्प्टी होल्स हो गए, ये एम्प्टी इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो जब पी टाइप के अर्धचालक तथा एन टाइप के सेमीकंडक्टर को किसी स्पेशल विधि द्वारा आपस में जोड़ा जाता है और जिस स्थान पर जाकर ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं उस स्थान पीएन जंक्शन यहाँ पर कहा जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। जंक्शन के उपरांत बने हुए डिवाइस के लक्षण डायोड वाल्व की तरह होते हैं, इसीलिए इस डिवाइस को कभी कभी पीएन जंक्शन डायोड के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये एक डायोड की तरह कार्य करते हैं। अब अपन को आगे डायोड पढ़ना है तो अपन उसको डिस्कस कर लेंगे कि इसको डायोड क्यों कहा जाता है। ठीक है, अभी अपन बेसिक पीएन जंक्शन पर ही रहते हैं। देखो जब दो प्रकार के अशुद्ध अर्धचालक को आपस में मिलाया जाता है, अशुद्ध अर्धचालक समझ रहे हो, अशुद्ध मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बाह्य सेमीकंडक्टर, बाह्य अर्धचालक, जिसमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है। तो दो प्रकार के अशुद्ध अर्धचालक मतलब एक पी टाइप का अशुद्ध अर्धचालक प्लस एक एन टाइप का अशुद्ध अर्धचालक मतलब ट्राईवैलेंट प्लस पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज वाले अशुद्ध चालक को आपस में मिलाते हैं, तब जंक्शन पर आवेश वाहकों का जंक्शन के आर पार विसरण होने लग जाता है। ठीक है, जंक्शन पर जो भी आवेश वाहक यहाँ पर होंगे, आवेश वाहक जैसे पी टाइप के लिए आवेश वाहक क्या हो गए, अभी अपन ने पढ़ा था कि होल्स के कारण करंट फ्लो होता है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स के कारण यहाँ पर करंट फ्लो होगा। तो ये होल्स और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब दोनों प्रकार के अशुद्ध अर्धचालक को आपस में जोड़ा जाता है तब जंक्शन पर आवेश वाहक यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स का जंक्शन के आर पार क्या होने लग जाता है, विसरण होने लग जाता है। अब देखो कैसे विसरण होगा, अगर मैं बात करूँ पी टाइप की,
तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर से होल निकलकर एन टाइप में चले जाएंगे। ये होल्स जो आपको छिद्र दिख रहे हैं ये कहाँ पर घुस गए, इस एन टाइप के अंदर चले गए, और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ पर चले गए, पी टाइप के अंदर चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया, इस तरीके से विसरण हुआ है। ठीक है, तो ये पहली स्टेप होती है पीएन जंक्शन की, कि होल्स जो है इलेक्ट्रॉन में प्रवेश कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन वाले एरिया में, और इलेक्ट्रॉन जो है होल्स वाले एरिया में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो पी टाइप के अर्धचालक से होल निकलकर एन टाइप में, और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन निकलकर पी टाइप के अंदर जाकर डिफ्यूज हो जाते हैं। जब विसरण होगा, है ना, और विसरण के बाद ये आवेश वाहक अपने अपने विपरीत आवेश को क्या कर देते, उदासीन कर देते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रॉन इस होल को खत्म कर देगा, ये होल इस इलेक्ट्रॉन को उदासीन कर देगा, तो इनकी संख्या क्या करती रहेगी, कम बढ़ती रहेगी। उदासीन हो गए इन दोनों ने, जैसे एक इलेक्ट्रॉन जब एक होल से मिलेगा तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज यहाँ पर कर देंगे। तो इस प्रकार जंक्शन के दोनों तरफ क्या होता है, एक पतली उदासीन थीन लेयर यहाँ पर बन जाती है। इस उदासीन परत में किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश वाहक नहीं होगा। मतलब अपन ने क्या बोला कि ये पी टाइप के होल्स जो है इधर प्रवेश कर गए, और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर प्रवेश कर गए। ठीक है, इनका मूवमेंट कुछ इस तरीके से हो रहा होगा। तो बीच में कैसी सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों के कॉर्नर है, मतलब ये दोनों के घर की दीवारें हैं, तो इस जगह ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को क्या कर देंगे, पूरे तरीके से न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो आप ये समझो कि ये पूरी जगह क्या हो चुकी है, अब खाली हो चुकी है। यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रॉन है और ना ही होल है, क्योंकि ये इधर एंटर कर रहा है, ये इधर एंटर कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। जैसे आप वो टीवी सीरियल्स वगैरह में देखते हो ना, तीर मारे जाते हैं, जैसे रामायण महाभारत में आपने देखा है, तो दोनों तीर स्ट्रॉन्ग होते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इधर इलेक्ट्रॉन इधर होल, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो बीच में ना एक ऐसी दीवार या एक ऐसी लेयर बन चुकी है जहां पर उदासीन हो चुका है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका है। मतलब कि इधर से और इधर से अब बिल्कुल भी करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया, होल भी खत्म हो गए, इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो गए। सो इस उदासीन परत में किसी भी प्रकार का कोई भी कैरियर नहीं होगा। ओके, चलिए, इस उदासीन परत को डिप्लीशन लेयर कहा जाता है। इसको क्या नाम दिया गया, डिप्लीशन लेयर नाम दिया गया, जिसकी चौड़ाई लगभग हो सकती है 10⁻⁻⁶ मीटर की। ठीक है, कितनी होगी इसकी चौड़ाई, 10⁻⁻⁶ मीटर की लगभग इसकी चौड़ाई यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक हमने ज़्यादा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं पढ़ी है, सिर्फ बेसिक सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर पढ़ा है। पीएन जंक्शन बेसिकली है क्या, पी और एन टाइप को आपस में जोड़ दिया गया एक विशेष तरीके से। पी टाइप और एन टाइप को जब आपस में जोड़ा गया, है ना, तो पीएन जंक्शन बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, जब ये आपस में जुड़े, आपस में इनको जोड़ा गया, तो यहाँ पर क्या हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स अवेलेबल थे, तो ये होल्स इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, तो ये बीच में एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और ये पूरा उदासीन वाला हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की लेयर को डिप्लीशन लेयर कहा जाता है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होगी। ठीक है, 3 लाइन में अपन ने पूरा समराइज कर दिया। उसके बाद संधि में आवेश वाहकों के विसरण के कारण संधि के नजदीक एन क्षेत्र में धनावेशित होल तथा पी क्षेत्र में ऋणावेशित होल की संख्या बढ़ जाती। जब बार बार रिपीटेडली ये वाली चीज होगी, है ना, तो इस जगह क्या होने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, इस जगह हमारे होल्स की संख्या बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप जंक्शन के आर पार डिप्लीशन लेयर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा, जिसको क्या कहा जाएगा, जिसको बैरियर पोटेंशियल यहाँ पर कहा जाएगा। पोटेंशियल मतलब जो वोल्टेज होगा, है ना, क्या बोलेंगे हिंदी में, विभवांतर जो होगा, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, जिसको क्या कहा जाएगा, बैरियर पोटेंशियल यहाँ पर कहा जाएगा। और इसी बैरियर पोटेंशियल के कारण जंक्शन पर एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि देखो सारे कैरियर्स क्या हो गए, अपने अपोजिट साइड पर जाकर कलेक्ट हो गए, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, विभव में अंतर आ जाएगा, और जैसे ही विभव में अंतर आएगा वहां पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस विभवांतर के कारण जंक्शन पर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की तरफ रहेगी, क्योंकि करंट जो फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन से होल की तरफ होगा। कुछ समय के पश्चात यह क्षेत्र इतना मजबूत हो जाता है कि आवेश वाहकों का जो विसरण है वो क्या होने लग जाएगा, रुकने लग जाएगा, मतलब धीरे धीरे ये जो डिफ्यूजन है ये धीमा पड़ जाएगा और धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो कुछ समय के पश्चात ये जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला जो क्षेत्र यहाँ पर हुआ है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो होने लग गए, कुछ समय के पश्चात ये इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट कर लेगा जिसकी वजह से डिफ्यूजन रुक जाएगा।
ठीक है। अब इसी के बेसिस पर हमने इसको दो भागों में बांटा है, ठीक है। अभी तो आपने बिल्कुल बेसिक पढ़ा है, इसी के आधार पर अब देखो, अभी अपन ने ये तो देखा नहीं कि कब किस तरीके से जो एक्सटर्नल कनेक्शन है वो कैसे करने। अगर मान लो मैं बैटरी यहाँ पर कनेक्ट करूँ, ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट हो जाए पॉजिटिव वाले से, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव वाले से हो जाए, या फिर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव वाले से, है ना, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव वाले से हो जाए, तो क्या होगा, है ना। तो इस बेसिस पर इसको दो भागों में बांटा गया। पीएन जंक्शन टाइप के दो पार्ट यहाँ पर होते हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस यहाँ पर होता है, ठीक है, कि जो करंट का फ्लो होगा वो किस दिशा में करवाना है उसके लिए। तो जब किसी बाह्य विद्युत ऊर्जा स्रोत यानी कि बैटरी, सेल आदि को यदि डायोड के टर्मिनल से जोड़ा जाए, मतलब वही पीएन जंक्शन डायोड के टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तब डायोड के अंदर विद्युत धारा फ्लो होने लग जाती है। विद्युत ऊर्जा स्रोत की अनुपस्थिति में डायोड से किसी भी तरीके से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, है ना, मतलब इंटरनल करंट फ्लो होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा कि हम लोग इसको जो है कहीं यूज़ कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए अगर हमें इसे यूज़ करना है, अगर हमको इसको प्रयोग करना है किसी भी डिवाइस के अंदर, तो हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, विद्युत ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप उसके लिए बैटरी, सेल किसी का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। इस सिचुएशन को दो भागों में बांटा गया है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, ठीक है। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का मतलब अभी अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं फॉरवर्ड बायस को, ठीक है। तो देखो, पीएन जंक्शन डायोड में जब पी क्रिस्टल, पी होल है, पी होल मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, एन मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड में जब पी क्रिस्टल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन क्रिस्टल को, एन टाइप के क्रिस्टल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो उसको फॉरवर्ड कहा जाता है। फॉरवर्ड क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाला हिस्सा पॉजिटिव से, नेगेटिव वाला हिस्सा नेगेटिव से, ठीक है, समझ में आ गया ये फॉरवर्ड। और इसी का उल्टा रिवर्स कब होगा? जब पॉजिटिव वाला हिस्सा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाएगा और ये नेगेटिव वाला हिस्सा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अभी अपन फॉरवर्ड समझ लेते हैं। देखो, पीएन जंक्शन डायोड में जब पी क्रिस्टल को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से जोड़ा जाता है, फॉरवर्ड बायस कहा जाएगा। फॉरवर्ड बायस की स्थिति में डायोड में पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर विद्युत धारा स्थापित होने लग जाएगी। देखो, ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव नेगेटिव हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि विद्युत धारा जो फ्लो होगी, एक विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर क्रिएट होगी, वो कैसे होगी? पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की तरफ हमारी विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर स्थापित हो जाएगी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और यह विद्युत क्षेत्र, आंतरिक विद्युत क्षेत्र जो बना हुआ था, जो अभी जस्ट आपने पढ़ा था फॉरवर्ड बायस से पहले, क्योंकि वो अभी हमने एक्सटर्नल कनेक्शन दिया नहीं था, उसको क्या कर देगा? धीरे धीरे ये खत्म कर देगा, जो एक डिप्लीशन लेयर यहाँ पर बनी थी उसको, है ना। और इस नए विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में होल पी क्षेत्र से, होल जो होंगे वो कहाँ पर जाने लग जाएंगे? पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की तरफ गति करने लग जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे? एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की तरफ विपरीत दिशा में गति करने लगेंगे। अब बताओ, विपरीत दिशा में गति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, पॉजिटिव यहाँ पर भी है, ये पॉजिटिव है, पी मतलब होल्स पॉजिटिव है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये दोनों एक दूसरे, ये क्या करेगा? इसको धक्का लगाएगा इस साइड, और इधर नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये किधर साइड धक्का लगाएगा? इस साइड। मतलब दोनों साइड से इनको एक्सटर्नली प्रेशर मिल रहा है कि जाकर एक दूसरे से क्या करो? टकरा जाओ, ठीक है, आप इसको ऐसा समझ सकते हो। तो पी होल्स जो होंगे वो इस फील्ड में घुसेंगे और इलेक्ट्रॉन जो है पी क्षेत्र के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये सिचुएशन समझ में आ गई। अब एन क्षेत्र में होल जो है इलेक्ट्रॉन से संयोजित होकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, मतलब वही वाली सिचुएशन यहाँ पर फिर से क्रिएट होगी, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? बाहर से इनको प्रेशर लग रहा है, बाहर से इनको धक्का लग रहा है कि तुम उधर जाओ, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लग रहा है कि तुम पी क्षेत्र के अंदर जाओ। तो जब एक होल एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते जाएंगे? न्यूट्रलाइज यहाँ पर करते जाएंगे, ठीक है, जैसा अभी आपने बेसिक पढ़ा था, सेम वही सिचुएशन है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी से आ रहे हैं, क्योंकि चीज़ें न्यूट्रलाइज भी हो रही है, इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो रहे हैं और होल्स भी खत्म हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो मिल रहे हैं हमको बैटरी से मिल रहे हैं। अब पी क्षेत्र में होल की कमी के कारण कुछ नए बंध यहाँ पर टूटेंगे और इस बंध से इलेक्ट्रॉन, निकले हुए इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तथा होल जो है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। मतलब वही वाले डायग्राम को अपन फिर से कंसीडर करें और इस चीज़ को समझो कि इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे और जो होल्स है हमारे, इसको अभी आप होल समझ लो, ठीक है, ये किस तरफ भागेंगे? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे, जिससे डायोड में विद्युत धारा फ्लो होने लग जाएगी और डायोड के टर्मिनल के बीच में विभवांतर को बढ़ाने से विद्युत धारा भी बढ़ेगी। जैसे जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया, जैसे ये 4 वोल्ट था,
आपने इसको 6 वोल्ट कर दिया, कुछ समय के बाद आपने बैटरी जो है ज़्यादा बड़ी 8 वोल्ट की लगा दी, 10 वोल्ट की लगा दी, तो इनके बीच में फ्लो होने वाला करंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते जाएंगे, वो होल की जगह लेते जाएंगे और इस तरीके से पूरा लूप यहाँ पर बन जाएगा और करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फॉरवर्ड बायस आपको समझ में आया? एक बार और थोड़ा सा और एडवांस आपको बता देते हैं। फॉरवर्ड बायस तो क्लियर हो गया, क्योंकि अब जो रिवर्स बायस आएगा वो थोड़ा सा और एडवांस आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, तो देखो फॉरवर्ड बायस में भी एक किसी सिचुएशन होती है, आप जिस भी प्रकार के सेमीकंडक्टर का यूज़ कर रहे हो हर एक की अपनी लिमिट होती है। ठीक है, जैसे कि अभी आपने क्या करा, 0.4 वोल्ट की बैटरी लगाई। ठीक है, 0.4 वोल्ट बहुत ही कम वोल्टेज वाली पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी आपने यहाँ पर लगाई है। तो अभी धीरे धीरे क्या हुए हैं, होल से इलेक्ट्रॉन की साइड जाना और इलेक्ट्रॉन जो है पी क्षेत्र के अंदर जाना स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी भी एक ऐसा है कि करंट का फ्लो स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब अभी भी इसमें एक ये जो डिप्लीशन लेयर है वो बनी हुई है। तो इस डिप्लीशन लेयर को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्सटर्नल वोल्टेज जो है उसे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, धीरे धीरे 0.4 वोल्ट से हमने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया, हमने इसको 7.7 वोल्ट कर दिया। तो उस केस में क्या होगा कि डिप्लीशन लेयर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और ईजीली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा और एक पूरा लूप क्रिएट हो जाएगा और ईजीली यहाँ पर करंट फ्लो हो जाएगा। डिप्लीशन लेयर पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपका रिवर्स बायस होता है, क्योंकि जो जेनर डायोड बनता है वो रिवर्स बायस से ही बनता है। एक बार आप इसको पढ़ो, जो आपने फॉरवर्ड बायस में पढ़ा ये पूरा उसका उल्टा है, एक बार आप इसको खुद से पढ़ लो, है ना, फिर अपन आगे इसको एक बार समझ लेंगे, है ना, वही सारी चीज़ें हैं, एक बार सेल्फ स्टडी कर लो। चलो ठीक है, पढ़ लिया आप लोगों ने पूरा? ओके, चलो यहाँ तक भी पढ़ लिया है तो काफ़ी है, आगे का इजीली समझ में आ जाएगा। देखना इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि पीएन जंक्शन डायोड में जब पी क्रिस्टल को बैटरी के नेगेटिव रिवर्स करना है, कि पी वाला मतलब होल्स वाला नेगेटिव से और एन वाला पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। ठीक है, पी वाला नेगेटिव से एन वाला पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसे रिवर्स बायस यहाँ पर कहा जाएगा। रिवर्स बायस के बाद जंक्शन पर उत्पन्न हुए विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होगी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट होगी वो कैसे क्रिएट होगी, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की तरफ अपना जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप डायग्राम से भी देख लो। ठीक है, हमने क्या करा, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसको पॉजिटिव से जोड़ा और इस पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी का इसके डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, हो गया अपोजिट, रिवर्स यहाँ पर हो गया। तो अब जो करंट फ्लो होगा वो किस तरीके से होगा, देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये इसको क्या करेगा अपनी साइड लेगा, ये इसको अपनी साइड खींचेगा, तो ये एक दूसरे से क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। मतलब होल्स गति करेंगे इस साइड और इलेक्ट्रॉन गति करेंगे इस साइड, मतलब बीच की जो लेयर है वो क्या होती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो इस चीज़ को ही मेन आज अपन को समझना है। सो इस प्रकार रिवर्स बायस के अंदर डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी से जुड़े होने के कारण पी क्षेत्र के होल जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और एन टाइप के जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो एक सिचुएशन ऐसी बनेगी कि यहाँ तो कोई बचा ही नहीं है ना। अब मान लो अगर आपने इस वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, आपने क्या करा, अभी आपने 2 वोल्ट की बैटरी ली, आपने 4 ले ली, तो ये और ज़्यादा प्रेशर के साथ इससे खिंचाव महसूस करेंगे, इससे आकर्षण महसूस करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है, ये फील्ड ज़्यादा बड़ी है, ये वोल्टेज ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसे करते करते एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि हमारा ये जो पीएन जंक्शन था इसकी डिप्लीशन लेयर काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हो गई है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर तो बचे ही नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव वाला सबने क्या कर लिया, अपनी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा कि डिप्लीशन लेयर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चौड़ी हो जाएगी। ठीक है,
तो अब देखो इसमें एक कंडीशन और हो सकती है कि पी तथा एन क्षेत्र में ऊष्मीय विक्षोभ के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन तथा होल विद्यमान रहेंगे। पी तथा एन क्षेत्र में उपस्थित इन इलेक्ट्रॉन तथा होल को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहा जाता है, क्योंकि देखो जब ये सिचुएशन बन रही होगी, जब ये सिचुएशन हो रही होगी कि एक दूसरे से दूर भाग रहे होंगे, तब कुछ होल्स और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो आपस में मिल गए होंगे, है ना, जो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, न्यूट्रलाइज यहाँ पर कर रहे होंगे, मतलब इनके पास कुछ ना कुछ चार्ज अभी भी रखा होगा, इसीलिए इनको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, जिनकी संख्या मतलब बहुत ही कम यहाँ पर होती है, बहुत ही अल्प मात्रा में ये करंट का फ्लो कर पाते हैं। ठीक है, सो इस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण रिवर्स बायस में डायोड एक बहुत ही छोटे मान से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसको रिवर्स करंट हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे देखना, अब यहाँ से आपका मेन जेनर डायोड स्टार्ट होगा। ठीक है, जब रिवर्स बायस में डायोड के टर्मिनल के बीच के विभवांतर को बढ़ाया जाता है, मतलब वही वोल्टेज डिफरेंस को जो 2 वोल्ट था 4 वोल्ट 6 वोल्ट 8 वोल्ट कर दिया, तो वोल्टेज के एक बड़े मान तक जैसे जैसे आप इस वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करते जाओगे, कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन विभवांतर को यदि कंटिन्यूअस आप बढ़ाएं, कंटिन्यूअस आप इसको बढ़ाते ही जा रहे हो, बढ़ाते ही जा रहे हो, तो वोल्टेज का एक फिक्स वैल्यू होगा, उसके बाद डायोड से अचानक से विद्युत धारा फ्लो होने लग जाएगी। ठीक है, वोल्टेज के इस मान को ही जेनर वोल्टेज यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो यहीं से आपका जनरेट हो जाता है जेनर डायोड, मतलब वो वैल्यू जहां पर अचानक से डायोड से क्या होने लग जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। क्योंकि अपन देख रहे हैं कि फॉरवर्ड बायस में तो इजीली करंट फ्लो हो जाएगा, है ना, क्योंकि वही एक पूरा विद्युत क्षेत्र, ये देखा है ना आपने, ये पूरा एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो गया और इजीली फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, मेरा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब रिवर्स बायस में क्या हो गया कि देखो इन दोनों के बीच की जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, हालांकि कुछ हल्का सा करंट फ्लो होगा, बट वो कितने के बराबर होगा, न के बराबर यहाँ पर होगा, मतलब कि रिवर्स बायस में तो करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, विभवांतर जो है, इसकी वैल्यू को एक लिमिट से ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब उस डायोड से, उस जंक्शन से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो वोल्टेज जिस पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा उसको जेनर वोल्टेज कहा जाता है। बट वाई जेनर वोल्टेज, इसको जेनर नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसकी रिसर्च ना जेनर नाम के साइंटिस्ट ने करी थी, इसीलिए इसका नाम जेनर वोल्टेज रखा गया, क्योंकि उन्होंने ये वैल्यू बता दी थी कि इस वैल्यू तक अगर आपने वोल्टेज बढ़ाया तो अचानक से उस जंक्शन से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और इतना फ्लो होगा कि आपका डिवाइस डैमेज भी हो सकता है ना। तो इस प्रकार की पूरी रिसर्च जेनर ने करी थी, इसीलिए इस वैल्यू को जेनर वोल्टेज के नाम से जाना गया। ठीक है, तो अभी अपन आगे बढ़ेंगे जेनर वोल्टेज पूरा डिटेल में। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और कि जो पीएन जंक्शन डायोड अभी तक आप पढ़ रहे थे उसके क्या क्या एप्लीकेशंस है। आप इसको एज अ रेक्टिफायर यूज़ कर सकते हो, मतलब AC टू DC अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में प्रयोग करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। एज अ स्विचिंग डिवाइस आप इसका यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में तेज़ी से स्विचिंग करवानी, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कंटिन्यूस करवाना है, विद इन अ सेकेंड करवाना है, तो आप स्विचिंग डिवाइस में भी अपने इस डायोड का यूज़ कर सकते हो। सिग्नल डिटेक्टर में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, रेडियो संचार प्रणालियों में इसका प्रयोग किया जाता है। एज अ वोल्टेज रेगुलेटर भी आप इसका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गई अपनी इसकी सारी एप्लीकेशंस हो गई। ठीक है, चलो आगे अपन अगला टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, वही रिवर्स बायस ही है, ये पूरा जेनर डायोड ही है, बट थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ अपन इसको पढ़ेंगे। सो जेनर डायोड का आविष्कार क्लैरेंस जेनर ने 1934 के अंदर किया था। यह कोई युक्ति नहीं है बल्कि सामान्य पीएन जंक्शन डायोड ही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे विशेष गुण होते हैं जिसकी खोज सबसे पहले जेनर के द्वारा की गई थी, इसीलिए इसको जेनर डायोड कहा गया। बेसिकली एक प्रकार का सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इस डायोड का पीएन जंक्शन अत्यधिक डॉप किया हुआ रहता है, मतलब इस प्रकार के पीएन जंक्शन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर मिलाई जाती है। सामान्य डायोड रिवर्स वोल्टेज पर ब्रेकडाउन हो जाते हैं और वो ब्रेकडाउन क्षेत्र में काम करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज मतलब आप ये समझ रहे हो, ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाना मतलब आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यूस यहाँ पर वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो, बट स्टिल क्या हो रहा है, आपका रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होगा। एक और चीज़ बीच में मैं आपको बता रही हूँ, फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है इजीली करंट फ्लो हो जाना और रिवर्स बायस का मतलब होता है करंट फ्लो नहीं होना। रिवर्स हो जाना मतलब वही वाला हो रहा है ना, जैसे कि हमारा डिवाइस था, ये P जंक्शन था, ये N जंक्शन था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। हमने क्या करा,
पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कंप्लीट कर दिया तो हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया और इजीली करंट का फ्लो हो गया। लेकिन एन टाइप में अपन ने क्या करा, जो अभी रिवर्स बायस अपन ने पढ़ा था उसमें अपन ने पी टाइप को नेगेटिव से और एन टाइप को किससे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से। तो उस केस में मेरा क्या हो गया, यहाँ पर उल्टी डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हो गया, होल्स का प्रवाह हो गया। तो उस केस में ये सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सिचुएशन थी रिवर्स बायस की। ठीक है, लेकिन हमने एक सिचुएशन और पढ़ी जेनर वोल्टेज की कि आप क्या करो, कंटिन्यूस जो बैटरी की वैल्यू है उसको इंक्रीज करते रहो, कंटिन्यूस आप उस चीज़ को क्या करते रहो, बढ़ाते रहो। तो एक समय ऐसा आएगा कि अचानक से उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जिस वैल्यू पर करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, जितना वोल्टेज लगेगा उसको जेनर वोल्टेज कहा जाएगा, ये आपने पढ़ा। सो जेनर डायोड एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। इस डायोड का पीएन जंक्शन डायोड हाईली डोप्ड होता है। सामान्य डायोड रिवर्स वोल्टेज पर ब्रेकडाउन हो जाते हैं, मतलब करंट फ्लो नहीं करेंगे और वो ब्रेकडाउन क्षेत्र में काम करने के लिए नहीं बनाए जाते। लेकिन जेनर डायोड को स्पेशली डिजाइन किया जाता है कि वो ब्रेकडाउन वोल्टेज के समय मजबूती से कार्य करे और रिवर्स बायस में भी करंट फ्लो करके दिखा दे। अब जो जेनर डायोड होता है रियल में ये कुछ इस तरीके का दिखता है, बहुत ही पतला सा होता है। ठीक है, इतना सा पतला आप इसको समझ सकते हो, कभी आपने हाथ में भी लिया हो इसको तो। ठीक है, हल्की सी इस पर कोडिंग की हुई रहती है, ब्लैक कलर का है। तो एक्चुअल में ये इसी तरीके का दिखता है ना। सिंबल जो होता है इसका कुछ इस तरीके से होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर होगा, ये P होता है और ये N यहाँ पर होगा। ठीक है, और इसको लेयर में दिखाना है तो ये पूरा एक तरीके से PN जंक्शन ही होता है, ये P और ये N जंक्शन और ये बीच की डिप्लीशन लेयर होती है। तो ये इसके सिंबल यहाँ पर हो गए। ठीक है, अब आ जाता है मेन जेनर डायोड काम कैसे करता है, मतलब इसकी एक्चुअल में जो वर्किंग है वो क्या है। सो एक जनरल डायोड जब रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर रिवर्स बायस होता है, ये फॉरवर्ड बायस वाला आपने देख ही लिया है कि कुछ समय तक करंट फ्लो नहीं होगा, डिप्लीशन लेयर जैसे ही रहेगी। लेकिन जैसे ही डिप्लीशन लेयर कोलैप्स्ड होगी, डिप्लीशन लेयर जैसे ही खत्म होगी, करंट फ्लो होना, कंटिन्यूस करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका फॉरवर्ड बायस रीजन यहाँ पर हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं रिवर्स बायस रीजन की तरफ। अब हमको पता है कि नॉर्मल रिवर्स बायस रीजन में अपोजिट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो एक जनरल डायोड जब रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से ऊपर रिवर्स बायस होता है तब ये कुछ करंट को प्रवाहित होने देगा, हल्का सा करंट को ये क्या करने देगा, फ्लो होने देगा, जिसको अपन मिनिमल करंट यहाँ पर कहेंगे, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यदि जब रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ाया जाएगा, जैसे जैसे आप उस वोल्टेज या जैसे जैसे आप उस बैटरी की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, तब डायोड एवलेंच ब्रेकडाउन से ज़्यादा धारा प्रवाहित करने लग जाएगा। मतलब उसकी एक, इसको नी वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। नी नॉर्मल समझते हो, घुटना यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है कि एकदम से क्या होगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा और बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो वो वैल्यू जहाँ पर एकदम से करंट फ्लो होने लग गया, इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, है ना, इस पॉइंट को जेनर वोल्टेज के नाम से यहाँ पर बोला जाएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू कहलाएगी इसको नी वैल्यू के नाम से यहाँ पर जाना जाएगा। ठीक है, ये तो अब जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। ठीक है, तो यदि जब रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ता है तब डायोड एवलांच ब्रेकडाउन के कारण ज़्यादा प्रवाहित होने लग जाता है। इस कारण डायोड ओवरहीटिंग के वजह से हमेशा के लिए क्या हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है। ठीक है, तो जेनर डायोड पूरा का पूरा इसी प्रिंसिपल पर ही आपका कार्य करेगा। जेनर डायोड के गुण भी जनरल डायोड की तरह होते हैं, पर ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए बनाए जाते हैं और इस वोल्टेज को क्या कहा जाएगा, जेनर वोल्टेज यहाँ पर कहा जाएगा। ठीक है, एक जनरल डायोड के मुकाबले एक रिवर्स बायस जेनर डायोड नियंत्रित ब्रेकडाउन प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और धारा जो है वह वोल्टेज को जेनर डायोड के आर पार जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज के समीप यहाँ पर रखती है। मतलब ये पर्टिकुलर वो पॉइंट होगा, नी पॉइंट होगा, जहाँ से एकदम क्या होने लग जाएगा, मेरा करंट फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, अब इसमें आ जाता है कि जो जेनर इफेक्ट है, जो आप ये बोल रहे हो कि नी वैल्यू होती है, एवलांच वैल्यू होती है, ये होती कैसे और ये कैसे काम करता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर लग सकता है, बट ध्यान से सुनना, लास्ट वाला जो ये आते आते आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये फॉरवर्ड वाला तो हमने खत्म कर दिया क्योंकि ये चीज़ अपन को समझ में आ गई। अभी सिर्फ फोकस आपका इस वाली चीज़ पर होना चाहिए। ये एक प्रकार का ब्रेकडाउन होता है जो रिवर्स बायस पीएन संधि में उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, आगे इसको थोड़ा सा और समझते हैं। पी एंड एन पदार्थों में उच्च मात्रा डोपिंग अशुद्धि होने के कारण दोनों में डोपिंग की जाती है। पी में ट्राईवेलेंट, एन में पेंटावेलेंट की जाती है, इसीलिए अपन ने बार बार पी एन जंक्शन को डिस्कस किया। ठीक है, तो पी और एन में अशुद्धि होने के कारण ये अच्छे सुचालक भी हो जाते हैं। डिप्लीशन लेयर भी काफ़ी पतली हो जाती है। इस लेयर के आर पर विद्युत क्षेत्र भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो जाता है।
इसके फलस्वरूप कम वोल्टेज पर भी इलेक्ट्रॉन तथा होल डिप्लीशन लेयर को पार करके आ जाते हैं और आपस में यहाँ पर जुड़ जाते हैं। ठीक है, कैसे होता है इसको मैं एक बार फिर से पीएन जंक्शन से एक्सप्लेन करती हूँ, है ना, ताकि आपका पुराना जंक्शन भी रिवाइज हो जाएगा और साथ के साथ आपका जेनर डायोड भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका पी जंक्शन हो गया, ये आपका एन जंक्शन हो गया, ये अपन मान लेते हैं बीच में हमारी कौन सी लेयर हो गई, डिप्लीशन लेयर हो गई। ठीक है, रिवर्स बायस की बात हो रही है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ये एन मतलब इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन अपने उल्टी डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या करा, जब हमको ये जेनर ब्रेकडाउन रिवर्स वाली चीज़ बनानी है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज़ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसमें इम्प्योरिटीज़ की ये शॉर्ट ट्रिक से भी आप समझ सकते हो। अगर आपको इतना कुछ याद नहीं रह रहा है और हो सकता है कि नहीं भी समझ में आ रहा हो, तो उस केस में आप थोड़ी सी लाइन से उसको ही याद कर लो कि इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इम्प्योरिटीज़ को इंक्रीज करेंगे। अपन अभी पर्टिकुलर समझ रहे हैं जेनर इफेक्ट के बारे में, इस वाले के बारे में, इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अपन सिर्फ इस चीज़ को समझ रहे हैं, दैट इज जेनर ब्रेकडाउन को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैंने इसमें इम्प्योरिटीज़ बढ़ाई, है ना, मैं चाहती हूँ कि ये अच्छा चालक बने, ये ज़्यादा मात्रा में करंट को फ्लो करे। हर कोई यही चाहेगा कि कोई भी डिवाइस से तो वो ज़्यादा मात्रा में करंट को फ्लो करवा पाए। तो मैंने क्या करा, इम्प्योरिटीज़ बढ़ाई। इम्प्योरिटीज़ बढ़ाने की वजह से करंट का फ्लो इंक्रीज हो गया। करंट का फ्लो इंक्रीज हुआ तो उस केस में ये जो डिप्लीशन लेयर है ये क्या होती जाएगी, कोलैप्स्ड होती जाएगी, मतलब धीरे धीरे क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी। तो उस केस में मेरा डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। डिप्लीशन लेयर पतला हो गया, समझ जाओ कि हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, मतलब एक मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी यहाँ पर बन चुकी है जो कंटिन्यूस क्या कर पा रही है, करंट को फ्लो कर पा रही है। ठीक है, तो अपन इसको ऐसा कह सकते हैं कि एक अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है। अब देखो यहाँ पर धीरे धीरे जो बंध बनेंगे जब इलेक्ट्रॉन होल से मिलेंगे, वो है ना, वो एक बोल सकते हैं ना कि एक इलेक्ट्रॉन होल से मिलेगा जिसकी वजह से करंट का फ्लो यहाँ पर कंटिन्यूस रहेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, जितने भी बंध बने थे वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, अपने टूटने लग जाएंगे, है ना। बंध का टूटना क्या हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो हिंदी में, बंध का टूटना कंटिन्यूस यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कैरियर्स क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ कैरियर्स या नंबर ऑफ वाहक जो हैं वो क्या होते जाएंगे, आपके इंक्रीज होते जाएंगे। किस केस में, अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये आता है कि अभी आपने इस वोल्टेज के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है, मतलब एक कम वोल्टेज पर ही आपने ये सारी सिचुएशन पॉसिबल करवा दी है। एक बार और मैं सारी चीज़ें लिख देती हूँ। जब आप जेनर ब्रेकडाउन की बात करेंगे तो आप इम्प्योरिटीज़ को क्या करोगे, ऐड करोगे। इम्प्योरिटीज़ ऐड करने की वजह से आपका जो डिप्लीशन लेयर है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, खत्म होने लग जाएगा। अगर डिप्लीशन लेयर खत्म हो रहा है दैट मीन्स मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्रिएट हो गई है, मतलब एक आप बोल सकते हो ना कि एक मजबूत विद्युत क्षेत्र आपका बन चुका है, मतलब कंटिन्यूस करंट का फ्लो हो रहा है। कंटिन्यूस यदि करंट का फ्लो होगा तो यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड जो है, मतलब बंध का टूटना स्टार्ट होगा, क्योंकि जब बंध टूटेंगे तभी तो हमारा करंट यहाँ पर फ्लो होगा। बंध का टूटना स्टार्ट हो जाएगा और जितने भी नंबर ऑफ कैरियर्स हैं वो भी क्या होने लग जाएंगे, इंक्रीज यहाँ पर होने लग जाएंगे। जो वाहक होंगे वो इंक्रीज होंगे और ये सब कब होगा, एट लोअर पोटेंशियल, है ना, जब पोटेंशियल की वैल्यू यानी कि जब वोल्टेज की वैल्यू काफ़ी कम होगी तब ये सारी सिचुएशन हमारी क्रिएट होगी। ठीक है, तो जिन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है वो इस चीज़ को लिख सकते हो। आप चाहे तो आपके हिसाब से हिंदी में लिख लेना कि इम्प्योरिटीज़ बढ़ाई, डिप्लीशन लेयर कम हो गई, डिप्लीशन लेयर कम हो गई तो विद्युत क्षेत्र बढ़ गया, विद्युत क्षेत्र बढ़ गया तो जो बंध थे वो टूटना स्टार्ट हो गए और ज़्यादा मात्रा में टूटना स्टार्ट हो, क्योंकि इसी का जस्ट अपोजिट यहाँ पर भी है, एवलांच के अंदर है। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। फिर क्योंकि कैरियर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपने एक रिलेशन अगर ये देख लिया हो तो करंट कब फ्लो होगा, जब हमारे नंबर ऑफ कैरियर्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। अगर नंबर ऑफ कैरियर या नंबर ऑफ वाहक ज़्यादा है या फिर वाहकों की संख्या ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है, और ये सब कब हो रहा है, जब जो पोटेंशियल है वो काफ़ी मिनिमल है। ठीक है, पहली चीज़ जेनर क्लियर हो गया। अब देखते हैं अपन एवलांच ब्रेकडाउन के बारे में। तो जिन जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा होता है उनकी डिप्लीशन लेयर भी चौड़ी होती है। ठीक है, अब जो है थोड़ी सी नई चीज़ आएगी कि जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो अपन बोल रहे थे वो कम वोल्टेज पर बोल रहे थे, लेकिन जिनका ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा है, मतलब जिनको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए करंट फ्लो के लिए, तो उनकी डिप्लीशन लेयर भी चौड़ी होगी। समझ रहे हो, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर मेरा एन टाइप है, यहाँ पर पी टाइप है, रिवर्स बायस में अपन ने सिचुएशन देखी थी,
उसमें क्या होगा कि इन दोनों के बीच की जो डिप्लीशन लेयर यानी कि ये जो गैप है काफ़ी ज़्यादा है, तो इस गैप को क्रॉस करवाने के लिए मुझे वोल्टेज को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद कर इतनी जगह को पार करते हुए, क्योंकि ये तो पूरा उदासीन है, इतनी जगह को क्रॉस करके इसको कहाँ पर आना रहेगा, होल के पास आना रहेगा। या फिर नॉर्मल आप समझ लो ना कि एक गाड़ी लंबी ट्रैवल कब कर सकती है, जब उसके पास क्या हो, पर्याप्त मात्रा में फ्यूल हो। तो सेम यहाँ पर ये वोल्टेज क्या हो गया, इस इलेक्ट्रॉन के लिए फ्यूल हो गया। जब ये वोल्टेज ज़्यादा होगा, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास जब फ्यूल ज़्यादा होगा, तभी वो इतना लंबा रास्ता ट्रैवल करके होल के पास पहुँचेगा। ठीक है, तो वही वाली चीज़ हो रही है कि जिन जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज ज़्यादा होगा, मतलब जिनके पास ज़्यादा फ्यूल होगा, उनके डिप्लीशन लेयर भी चौड़ी होगी, मतलब वो इतना चौड़ा रास्ता करके क्रॉस करके कहाँ पर पहुँचेंगे, पी वाले एरिया की तरफ पहुँचेंगे, होल्स के पास पहुँचेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि इस प्रकार के डायोड में ब्रेकडाउन वोल्टेज में करंट भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगा। अब देखो वोल्टेज जैसे जैसे आप एकदम से वोल्टेज इंक्रीज करवाओगे तो करंट भी क्या होगा, एकदम इंक्रीज होगा। इस कारण डायोड के रिवर्स प्रतिरोध में काफ़ी कमी आ जाती है, मतलब कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। समझ रहे हो, आप ऐसे भी समझ सकते हो V इज इक्वल टू आई आर से, तो देखो I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा, अगर देखो करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, I ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तो उस केस में रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, आपका कम होता जाएगा, प्रतिरोध में कमी आ जाएगी। और रिवर्स लीकेज करंट हमेशा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के नीचे ही बहेगा। जो लीकेज करंट यहाँ पर होगा वो हमेशा ब्रेकडाउन वोल्टेज के नीचे ही होगा, कम ही होगा, जिससे होल्स और इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन लेयर के अंदर चले जाएंगे। और जब एक समय पर एक जैसा वोल्टेज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वल बराबर यहाँ पर हो जाएगा, मतलब इस केस में जब मेरा नॉर्मल वाला वोल्टेज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, उस केस में डिप्लीशन लेयर में उपस्थित होल्स एक स्ट्रॉन्ग विद्युत क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये तेजी से बहना स्टार्ट कर देंगे। ये होल्स एंड इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणुओं के साथ टकराते हैं, एटॉमिक बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट करते हैं, और उसके कारण हमारी पूरे तरीके से विद्युत क्षेत्र कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट यदि मैं आपको जैसा मैंने जेनर का समझाया था वैसे समझाऊं, तो इस प्रकार का सेटअप करने के लिए, एवलांच वाला सेटअप करने के लिए आपको इम्प्योरिटीज़ को कम, अशुद्धि को कम करना पड़ेगा। अगर आप अशुद्धि कम करोगे तो डिप्लीशन लेयर की जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है वो क्या होती जाएगी, और ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी, और ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो उस केस में क्या होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये वाला सेटअप समझ रहे हो P और N वाला, तो उस केस में अगर डिप्लीशन लेयर मेरी चौड़ी है ना, तो उस केस में तो यहाँ पर करंट फ्लो होगा ही नहीं। ठीक है, उस केस में अपन समझ ही रहे हैं कि उस केस में हमारा करंट फ्लो तो होगा ही नहीं, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एवलांच की सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि आप हाई वोल्टेज के साथ डील करोगे, मतलब जो भी चीज़ें होगी वो एक हायर वोल्टेज पर होगी। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज यहाँ पर इंक्रीज करोगे, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग बोल रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, ठीक है, हमने क्या करा, सबसे पहले इम्प्योरिटीज़ को कम कर दिया, जितनी भी अशुद्धियाँ थी उसको कम कर दिया, इम्प्योरिटीज़ कम हो गई, डिप्लीशन लेयर की साइज़ इंक्रीज हो गई। डिप्लीशन लेयर की साइज़ इंक्रीज हो गई तो यहाँ पर हमने वोल्टेज इंक्रीज करा। वोल्टेज इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फिर से जो है स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो जाएगी, या फिर अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत फास्टली इलेक्ट्रॉन्स जो है पी टाइप जो है होल्स के अंदर क्या करेंगे, एंटर करेंगे। अब इनके पास फ्यूल ज़्यादा हो गया तो ये बहुत स्पीड से जितनी भी डिस्टेंस होगी उसको इजीली क्रॉस करके पी टाइप के पास चले जाएंगे। गॉट इट। तो जैसे ही डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन की गति जो है काफ़ी ज़्यादा फास्ट यहाँ पर हो जाएगी, और अगेन वही ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का टूटना क्या हो जाएगा, काफ़ी फास्ट हो जाएगा। बॉन्ड का टूटना काफ़ी फास्ट होगा तो करंट फ्लो होना काफ़ी फास्ट हो जाएगा, और ये कंडीशन है अपनी हायर वोल्टेज के ऊपर। ठीक है, तो वही चीज़ बोली गई है कि जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बहना स्टार्ट कर देते हैं। ये होल इलेक्ट्रॉन बदले में दूसरे एटम को आयोनाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से डायोड के रिवर्स करंट में तेजी से वृद्धि हो जाती है, और इसी प्रकार के करंट को एवलांच ब्रेकडाउन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, तो ये जेनर ब्रेकडाउन काफ़ी फास्ट, काफ़ी जल्दी यहाँ पर हो गया था, इसमें थोड़ा समय और लगता है, और फिर इस तरीके से आपका एवलांच ब्रेकडाउन यहाँ पर स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें डिप्लीशन लेयर काफ़ी छोटी थी तो काफ़ी फास्ट यहाँ पर हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें हमने इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दी थी तो फ्लो काफ़ी जल्दी हो गया। इसमें फ्लो काफ़ी समय बाद स्टार्ट हुआ लेकिन काफ़ी फास्ट ये स्टार्ट हुआ है।
क्यों? क्योंकि हमने क्या करा है, वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया है। तो एवलांच ब्रेकडाउन जो होता है हमेशा हायर वोल्टेज पर कार्य करता है और जेनर ब्रेकडाउन हमेशा लोअर वोल्टेज पर कार्य करता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। जेनर ब्रेकडाउन में हमेशा इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया जाता है, एवलांच ब्रेकडाउन में हमेशा इम्प्योरिटीज़ को कम किया जाता है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ओके, तो चलिए इसको आप अभी एज अ बेसिक ही कंसीडर करिएगा, क्योंकि अभी इसकी एप्लीकेशंस भी है कि जेनर डायोड को आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो ये किस तरीके से कार्य करेगा। तो एक बार और जब अपन इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तब अपन फिर से एवलांच और जेनर को डिस्कस करेंगे। तो एक बार 2 से 3 बार आप इसको ज़रूर से समझ लीजिएगा, 2 से 3 बार आप इसको पढ़ना, ईजिली आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, और शाम को 6 बजे आपका लाइव सेशन है जिसमें हम लोग MCQs कंप्लीट कर रहे हैं, उसे भी आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।